फ्रेंड्स, आप सभी का एनजीओ पायलट में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 10BV फॉर्म को कैसे फाइल करना है असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए। बट उससे पहले मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर देख लें, जहां पर कि आपको कब कौन सी रिपोर्ट फाइल करनी है, क्योंकि इस बार काफ़ी सारे ड्रास्टिक चेंज हैं। इवन आपके 10BV फॉर्म के अंदर भी काफ़ी सारे क्लॉजेस को बदल दिया गया है। फॉर्म काफ़ी लेंथी हो गया है। 32 पेज की रिपोर्ट आपको फाइल करनी है, 32 क्लॉजेस की रिपोर्ट आपको फाइल करनी है। तो ध्यान से समझकर फाइल करना ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिपोर्ट सही फाइल हो। तो दोस्तों, हम आ जाते हैं अपने 10BV फॉर्म पर। 10BV फॉर्म के अंदर सबसे पहले जो आपको नॉर्मली जैसे 3CA में भरना होता था, एक शपथ पत्र मिलेगा, जो कि आपको उसमें बताना होगा कि आपको अपने क्लाइंट का नाम, उनका पैन नंबर, आपने इनकी ऑडिट की है। इस बार ट्रू एंड फेयर की जगह ट्रू एंड करेक्ट कर दिया है, तो ऑडिट को और थोड़ा अच्छा करने की ज़रूरत है। तो उस पेपर को आप फिल करेंगे, मतलब उस पहले पेज को आप भर लेंगे जो कि जनरल डिटेल्स का है। अनेक्सर पे आ जाते हैं। अनेक्सर में जो सबसे पहला बेसिक डिटेल जो आपसे पूछी गई हैं, वो उसमें सबसे पहला है पैन नंबर, एसएससी का नाम, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, रजिस्टर्ड एड्रेस और अदर एड्रेस। इस तरह से आपको 6 क्लॉजेज में ये डिटेलें पूछी गई हैं। अदर एड्रेस में एक चीज़ जानने की ज़रूरत है कि अगर आपने रूल 17A देखेंगे, तो जहाँ पर कि जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को आपको नोटिफाई करना होता है कि आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ बना रहे हैं, तो ऐसा किया है या नहीं किया है, उस चीज़ को ध्यान में रखकर आप अपना वो अदर एड्रेस डालिएगा। 7th और 8th आ जाता है लीगल पार्ट, जहाँ पर कि सोसाइटी, ट्रस्ट, सेक्शन 8 कंपनी आपको बताना है कि आपका वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का है और वो क्या किसी डेट पर बनाया गया है या नहीं बनाया गया है, वो 8th नंबर में फाइल करना है। 9th नंबर दोस्तों शेयर होल्डिंग का है। मैनेजमेंट की डिटेल देनी है आपको कि अगर 5% से ज़्यादा आप शेयर होल्ड करते हो तो 9th A में आपको सारी डिटेल देनी है। 9th B में केवल वो डिटेल देनी है जहाँ पर कि आपने किसी और के बिहाफ पर फॉर्म फाइल किया है, मतलब कोई कंपनी वगैरह 9th A में बेनिफिशियरी थी, तो वहाँ पर आपको इंडिविजुअल नहीं था, तो उसमें आपको डिटेल देनी है 9th B में। दोस्तों 10th नंबर आ जाता है आपका, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि 10th नंबर फॉर्म के बेसिकली डिटेल देनी है आपको कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटीज़ की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपको 12A और 1023C के प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिले थे, उनको आपको रीअप्लाई करना था। अगर आपने 6 महीने के अंदर एक्टिविटी अगर स्टार्ट हो गई थी, तो 6 महीने का टाइम मिलता है, आपको उसको रीअप्लाई करना था। तो बेसिकली उसमें पूछा गया है कि आपने रीअप्लाई किया है तो कब किया है, और नहीं किया है तो बेसिकली उसके ऊपर फिर एक्शन लिया जाएगा, इसलिए वो आपसे एक वो क्लॉज उसमें ऐड किया गया है, भरवाया जाएगा। 11th नंबर पॉइंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स का है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जैसा हमने अदर एड्रेस में देखा था, उसी तरह से अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स नोटिफिकेशन नंबर 94/2022 के अंदर अगर आपने जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को 7 डेज में इंटीमेट किया है, तो वो डेट जिस पर आपने इंटीमेट किया है और जो प्लेस आपने इंटीमेट किया है जहाँ पर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हो, अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस से अलग बना रहे हो, तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। दोस्तों नेक्स्ट आपका आ जाता है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन का। तो बेसिकली टोटल इनकम रिसीव ड्यूरिंग द ईयर की इसमें बात करेंगे 12 से लेकर 22 तक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट शुरुआत इसकी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से होती है। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन में पूछा है कि ऐसा कंट्रीब्यूशन जो 10BD में रिपोर्ट कर दिया, ऐसा कंट्रीब्यूशन जो 10BD में रिपोर्ट नहीं किया, 10BD में रिपोर्ट करने नहीं किया और कर दिया, दोनों को मिलाकर आपका टोटल वो आ गया, अमाउंट आ गया। उसके बाद आपको उसमें से कुछ पार्ट कॉर्पस करा होगा, कुछ फॉरेन कंट्रीब्यूशन करा होगा, कुछ एनोनिमस डोनेशन करा होगा। तो इस तरह से आपको वो रिकनसाइल कराया है, रिकनसाइल करना होगा आपको, उसमें डिटेल डालनी होगी। उसके बाद वो नेट इनकम उसमें निकाला है। तो इस तरह से आपको वो अपना इनकम वाला क्लॉज भरना है। आपका नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट नंबर 23 एप्लीकेशन ऑफ इनकम का। तो दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ इनकम के भी अंदर हमारे एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन को उसमें आपको जो आपने एक्सपेंस किया है, अगर उसमें नहीं जो पेड नहीं किया होता है उसकी डिडक्शन नहीं मिलती है। तो ठीक उसी तरह से
जो आपने ऑडिट रिपोर्ट में पूछा है कि जो आपने एक्सपेंस किया उसमें से कितना पेड कर दिया, कितना ऐसा है जो पिछले साल का पेड किया है, तो वो उसकी इस बार डिडक्शन मिलेगी। नेक्स्ट आपका ऐसा होगा कुछ कि जो सीधा कॉर्पस का पार्ट बन रहा होगा, कुछ जो कॉर्पस का पार्ट बन रहा है वो अलग हो गया, और आपका कॉर्पस कुछ आपने डिपॉजिट बैक किया होगा तो उसकी डिडक्शन आपको मिलेगी, क्योंकि पिछले साल जब आपने उसको, पिछले सालों में जब आपने उसको कॉर्पस को खर्च किया होगा तो डिडक्शन नहीं ली होगी, अगर डिपॉजिट बैक किया है तो मिलेगी। लोन एंड बोरोइंग अगर आपने उनको पेड ऑफ कर दिया है, उससे जो भी आपने खर्चा किया था उसकी डिडक्शन आपको इस बार मिलेगी, ऐसा कोई खर्चा है तो ये बेसिकली आपको टोटल एप्लीकेशन ऑफ इनकम इस तरह से निकल के आ जाएगा। उस एप्लीकेशन ऑफ इनकम में फिर आपको जो डालना है बेसिकली दोस्तों, उस एप्लीकेशन ऑफ इनकम में जो आपको टीडीएस जिस पर काटना था, अगर कुछ ऐसा पैसा था जिस पर टीडीएस आपने नहीं काटा, कुछ ऐसा पैसा था जिस पर कि आपने 10,000 वाला वो पेमेंट इनकम टैक्स का जो रूल है 40A3 उसको आपने वायलेट किया है, कुछ ऐसा पैसा है जो आपने स्पेसिफाइड पर्सन्स वगैरह पर खर्चे कर दिया गया है, तो कुछ वायलेशन अगर हुआ है उससे रिलेटेड वो क्लॉजेज हैं तो उसमें रिपोर्ट करना होगा, तो टोटल आपकी उसमें एप्लीकेशन ऑफ इनकम निकल के आ जाएगी इस तरह से। तो ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ इनकम भी खत्म हो गया, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन भी खत्म हो गया। दोस्तों 10BV फॉर्म के अंदर हमारे जो आगे के क्लॉजेज हैं 27, 28, 29, 30, 31, 32 और शेड्यूल्स, तो ये सारे क्लॉजेज हैं बेसिकली वायलेशंस के। तो वायलेशन में सबसे पहले उन्होंने क्लॉज नंबर 27 में क्या पूछा है कि जो आपकी जो एप्लीकेशन ऑफ इनकम हुई है वो कहीं एक्यूमुलेटेड फंड से तो नहीं कर दी, जो आपको 1023C के अंदर एक्यूमुलेटेड फंड इकट्ठा करना होता है, जो आपको 11(2) के अंदर करना होता है, जो आपको कॉर्पस से अपने कुछ स्पेंड किया, कुछ बोरोड फंड से कर दिया। तो उन्होंने जानने की कोशिश की है कि ऑडिटर बताए कि कोई वो पैसा जो है वो एक्चुअल में एप्लीकेशन ऑफ इनकम ड्यूरिंग द ईयर की ओरिजिनल इनकम से ना होकर एक्यूमुलेटेड फंड से तो नहीं कर दिया, उसके ऊपर आपसे स्पेसिफिकली रिपोर्ट मांगी गई है। 28 नंबर में दोस्तों 13(3) बेसिकली स्पेसिफाइड पर्सन जो आपके होते हैं उनकी डिटेल मांगी गई है, उनसे मांगा गया है कि उन्होंने उसमें कितना कंट्रीब्यूशन किया है वो आप डिटेल दीजिए, जो भी स्पेसिफाइड पर्सन है। 29 नंबर के अंदर दोस्तों 13(2) बेसिकली जो स्पेसिफाइड पर्सन्स को किसी तरह का कोई बेनिफिट तो नहीं दे दिया, ऑडिटर से जानने की कोशिश की है कि कहीं उनको प्रॉपर्टी तो लेट आउट नहीं कर दी, कहीं उनको कोई सैलरी तो नहीं जा रही है, ऐसी एडुकेट सैलरी तो नहीं जा रही जिसके लिए वो लायक नहीं है। तो कोशिश की है 29 नंबर क्लॉज में ये जानने की कि कोई भी इस तरह का बेनिफिट अगर दिया है तो आप हमें बताइए, हम अकॉर्डिंगली एक्शन लेंगे। तो उसमें वो आपको स्पेसिफाइड पर्सन्स जो भी उन्होंने दिए हुए हैं तो उनके ऊपर रिपोर्ट करना है कि अगर उन्होंने कोई पैसा विड्रॉ किया है तो वो आप उनको बताइए कि किस तरह से उन्होंने वो पैसा लिया है, इनएडुकेट अगर लगता है तो उसके ऊपर एक्शन लेंगे। क्लॉज नंबर 30 आ जाता है दोस्तों स्पेसिफिकली वायलेशंस का, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऑब्जेक्ट से बाहर उन्होंने कोई पैसा खर्च कर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अप्रूवल के बिना कर दिया, प्राइवेट रिलीजियस पर्पस से कर दिया, या बेनिफिट पब्लिक का बेनिफिट नहीं हो रहा। तो इस तरह से उन्होंने स्पेशल क्लॉजेस दे रखे हैं जो भी आपको उसमें वायलेशन के पार्ट होते हैं। तो 30 में आपको वैसे पूछ लिया है। 31 में आप जैसा कि जानते हैं कि या तो आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिलेगी कैपिटल एसेट की या मिलेगा डेप्रिसिएशन, बट अगर आपने डेप्रिसिएशन भी ले लिया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी ले ली, तो उसमें वो जानने की कोशिश की गई है। 31 में आपको टीडीएस टीसीएस काटना था, नहीं काटा है तो आप उन्हें बताइए कि कोई टीडीएस टीसीएस तो नहीं काटा है। और नीचे के शेड्यूलों में आपको भरने हैं बेसिकली टीडीएस टीसीएस की डिटेल, कोई कैश पेमेंट थी वो अगर आपने उसका वायलेशन किया है तो जो भी आपके वायलेशंस हैं अगर उस संबंध में जो भी आपको लगता है उनके शेड्यूल्स के अंदर आप उनकी डिटेल फिल करेंगे। तो दोस्तों पूरी रिपोर्ट डिस्कस कर ली, तो मैं एक बात तो दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने एक्ट नहीं भी पढ़ा हुआ है ना तो आप इस ऑडिट रिपोर्ट को 10BV फॉर्म की पूरी ऑडिट रिपोर्ट को पढ़कर पूरे एक्ट को आपको ध्यान आ गया होगा कि हाँ मैंने ऐसा ऐसा कुछ कुछ पढ़ा था। तो दोस्तों पूरा एक्ट पढ़ाने की कोशिश कर दी गई है, पूरा एक्ट समझ लिया गया है, आपसे कोई क्लॉज छूट नहीं गया है कि कोई अगर वायलेशन है तो आप हमें बता दीजिए। ऑडिटर के ऊपर पूरा भरोसा किया गया है। तो दोस्तों अपनी ऑडिट रिपोर्ट भी बड़ी सावधानी से
बड़ी जिम्मेदारी से बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि गलत रिपोर्टिंग आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको अगर पसंद आई हो तो आप आगे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। थैंक यू।